नाज़रीन, आशोब कराची है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़रते वक्त के साथ ये ख्याल पाया जा रहा था कि बारिशों की मिक़दार में कमी आएगी, बारिशों का ज़ोर टूटेगा, शदीद बारिशें नहीं आएंगी और पानी को निकास के लिए रास्ता मिलेगा। लेकिन शायद कुदरत को कोई और मंजूर है, कुछ और ही मंजूर है, और कराची वालों का शायद मज़ीद इम्तहान अभी बाकी है। लेकिन जब 90% बारिशें तकरीबन जो पेशीन गोई है महकमा मौसमियात की उसके हिसाब से गुजर गई हैं, तो उसके आखिर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बयान सामने आया। बड़े बड़े टिकर्स चले, ब्रेकिंग स्टोरी चली, ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में चली, बम्पर्स चले। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फरमाया कि वो कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस बयान पर हम तो कोई तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, और उनका नाम तो इमरान खान है, आप भी जानते हैं। कभी भी कुछ कह देते हैं, कुछ कह कर और उसको वापस लेने में आर भी नहीं समझते। लेकिन ये ज़रूर हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने ऐलानात किए हैं उनके ऊपर अमल दरामद बहुत कम ही हुआ है। लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे। जवाब दिया है बहुत ही प्यारे टीवी एक्टर हैं खालिद अनम साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है, ज़रा देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में बात यह है कि अभी मैंने टीवी पे वो टिकर चलते ना, टिकर बिजली नहीं है जनरेटर पे, तो उस पर लिखा आया कि वज़ीर आज़म साहब का बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम मुश्किल घड़ी में कराची को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मोदिबाना अर्ज़ ये है कि मुश्किल घड़ी है और हम अकेले हैं। बस ये आपको बताना था सर, कोई आगे पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी। नवाज़ी, शुक्रिया, आदाब आदाब। नाज़रीन, जो खालिद अनम साहब ने कहा, ये हमारे सिस्टम के मुंह पर भी तमाचा है। सिस्टम हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो भी, और फिर जो पॉलिटिकल एलीट है वो भी, वो सिस्टम भी। सियासी निज़ाम जो है, जाहिर सी बात है, सियासतदान हम में से हैं, इंसान हैं, खामियाँ खूबियाँ होती हैं। लेकिन दो चार चीज़ें ज़रा ज़रूर याद रखनी चाहिए कि दुनिया भर में जो सियासतदान हैं वो कैलेस तो इतने ही होते हैं, जालिम भी होते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन से गो थ्रू जब करते हैं तो उसके बाद उनका जो दिल है वो पसीजना बंद हो जाता है, सख्त दिल हो जाते हैं, बाद औक़ात पत्थर दिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सियासतदान जैसे पाकिस्तान में हैं वो शायद दुनिया में कहीं और कम ही मिलेंगे, क्योंकि सियासतदान का हाथ अवाम की नब्ज़ पर होता है। वो हुकूमत में है या नहीं, कतई नज़र इसके, वो फौरी तौर पर अपने अवाम की मुश्किलात में उनके पास पहुंचता है ताकि उनकी मदद कर सके। पाकिस्तान में ये रिवायत रही है, बहुत अरसे तक ये रिवायत रही है। सियासतदान पहुंचते हैं, मुश्किलात में अवाम की ढाल बनते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन शायद पिछले 2 साल से कुछ रवायत में तब्दीली आ गई है। बातें तो बहुत होती हैं। हमें याद है कुछ अर्सा पहले जब गुज़िश्ता साल बारिशें हुई, उस वक्त भी अली ज़ैदी साहब ने कराची में नारा लगाया कि जी वो कचरा उठाएंगे। फिर आलम फ़लक ने देखा, चश्मे फ़लक ने देखा कि कराची का कचरा वो गुलशन 13D से उठाते थे तो शायद हसन स्क्वायर के आसपास कहीं डाल देते थे। ये इस तरह की मिसालें बहुत मिली कि एक जगह का कचरा उठाया और चंद मीटर दूर या चंद 100 मीटर दूर किसी और जगह डंप कर दिया गया। इससे काम नहीं बनता। लोगों को जाहिर सी बात है जो मसाइल हैं कराची के, पानी क्यों रुका है, वो तमाम तकनीकी मामलात जो है वो आपके सामने हैं। उसमें एक बात और, आज एक बहुत ही कराची को जानने वाले और जो ओशनोग्राफी है उस पर काम करने वाले एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक और पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई। उनका ये कहना था कि लियारी नदी, मलीर नदी में भी ये मसला है, लेकिन लियारी नदी का ये ज़्यादा बड़ा मसला है कि जहाँ वो समंदर से मिलती है, वहाँ जब पानी का, बारिशों की सूरत में पानी का निकास हो रहा होता है तो समंदर उसमें पानी को बैक मारता है, और चूँकि पानी ज़्यादा होता है तो वो उसी शिद्दत से उसी क़ुव्वत के साथ काफ़ी कई किलोमीटर्स तक पीछे आता है। ये भी शायद एक मामला है कराची का। लेकिन आप देखिए कि सिंध हुकूमत नज़र आ रही है, ऑन ग्राउंड्स नज़र आ रही है। वज़ीर आला अपनी काबीना के अरकान को लेकर नज़र आते हैं। सईद गनी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि सईद गनी ने कोई और तस्वीर अभी ट्वीट नहीं की।
जो उनकी सुबकी का बायस बनती। पिछले 2-4 रोज़ से वो खामोश है, तस्वीरें ट्वीट नहीं कर रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि शहर में हर जगह पानी है। अगर वो कोई एक आध जगह ढूंढ कर या कोई पुरानी तस्वीर अगर ट्वीट भी कर देंगे तो एक तो वो फौरी तौर पर पकड़े जाएंगे, फिर उन पर भी जाहिर सी बात है तबसरे होंगे, और फिर उनकी पार्टी की भी पोजीशन ख़राब होगी। अगर कोई नहीं दिखाई दे रहा तो वो गुज़िश्ता रोज़ तक मेयर रहने वाले वसीम अख्तर साहब दिखाई नहीं दे रहे। गुज़िश्ता रोज़ तक वो मेयर थे, उनके इख्तियारात, तमाम इख्तियारात मेयर के उनके पास थे, लेकिन वो पिछले चंद दिन दिखाई नहीं दिए। इन बारिशों में तो ख़ास तौर पर वो बहुत कहीं शायद वैसे किसी फ़ोटोशूट पे तो दिखाई दे गए हों, वो नहीं दिखाई दिए। एमकेएम के लोग भी दिखाई नहीं दिए। कराची के लोगों से हमारी बात हुई तो कराची के लोग ढूंढ रहे हैं अली ज़ैदी साहब को, कराची के लोग ढूंढ रहे हैं नजीब हारून साहब को, कराची के लोग ढूंढ रहे हैं फिक्स इट वाले आलमगीर साहब को। और फिर पिछले 2 दिनों से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, जो चंद साल पहले आपको याद होगा जब कराची में इसी तरह की बारिशें हुई और फिर उसमें कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ, तो आरिफ अलवी साहब एक बोट लेकर निकले थे। उनके साथ आरिफ अलवी साहब उस बोट में सवार थे, उनके साथ पार्टी के दर्जनों अरकान मौजूद थे जो बोट को धकेल रहे थे, और पानी शायद टखनों था। फिर वो कदरे तरह से गहरे पानी में गए और फिर वहाँ से वो उतर के पानी बोट से फिर चलते बने। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये साहब, ये जो उस वक्त लोगों की मदद को आए थे, ये कहाँ हैं? दुरुस्त सवाल है, लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को ये मालूम नहीं कि वो आरिफ अलवी साहब अब सदर मुमलिकत हैं। अच्छाई बुराई अपनी जगह, लेकिन वो एक ऐसे ओहदे पर मुतमक्किन है जहाँ उनका ऐवान सदर में रहना ज़रूरी है। इस वक्त कराची जाते हैं वो, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त कराची जाने का माहौल उस तरह का नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से आबादी पर कंट्रोल का तो एक इजलास किया गया, बहुत सारी और चीज़ों पर इजलास हुए, उसकी खबरें भी आती रहीं, लेकिन हम ये बीट कवर भी करते हैं, हमने नहीं देखा पिछले 3 से 4 रोज़ में कि कराची की बारिश के हवाले से उन्होंने कोई वीडियो इजलास किया हो, कोई वर्चुअल इजलास किया हो, कोई वीडियो लिंक मीटिंग की हो, इवन या गवर्नर साहब से ही बात की हो। गवर्नर साहब भी वैसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और लेकिन अब क्या करें, गवर्नर है, जाहिर सी बात है गवर्नर हाउस में शायद पानी भी आ गया हो, और पानी चूँकि अब आजकल इतना है कि जो मोटरसाइकिल का शौक़ गवर्नर साहब फरमाते हैं सड़कों पर, वो लेके एक मसीहा की तरह रात को कभी कभार निकलते हैं हैवी बाइक पर, वो भी शायद इस पानी में नहीं चल सकती, इसलिए हो सकता है गवर्नर साहब ना दिखाई दे रहे हों। आज अलबत्ता उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से बात की और फिर एक बयान फिर आ गया। वज़ीर आज़म साहब ने अलबत्ता एक अच्छी बात यह है कि हिदायत की है कि सिंध हुकूमत की मुकम्मल मदद फराहम की जाए, सिंध हुकूमत को यकीन भी दिलाया है। ऐसे में सिंध हुकूमत के अलावा एक और अदारा है वो दिखाई दे रहा है, वो ऑन ग्राउंड यानी कि बूट ऑन ग्राउंड मौजूद है, फुट ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वो है पाक फ़ौज। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, बहुत सारे दोस्तों का ये तंज़ भी है सियासतदानों के हवाले से कि जी वो इतना अरसा इक़्तिदार में रहे और फिर अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, कोई बारिश आ जाती है तो पाक फ़ौज को बुलाना पड़ता है। नाज़रीन, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि इस पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हर काम के लिए फ़ौज पर ही तकिया करते हैं। फ़ौज जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ़ हालात से नबुर्द आज़मा होने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन्हें जंगों में जाना पड़ता है, उन्हें बहुत हाई टेरेन पर जाना पड़ता है, उन्हें ऊंचे नीचे रस्तों पर जाना होता है, नदियाँ नाले क्रॉस करने होते हैं, तो उनके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है हर किस्म की सूरत हाल से कूप अप करने के लिए। तो पाक फ़ौज को इसीलिए तलब किया जाता है और पाक फ़ौज भी हमेशा लब्बैक कहती है उस सदा पर जो सिविल इंतज़ामिया उनको देती है या जब भी आवाम पुकारते हैं। ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई तनकीद की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिसके ज़िम्मेदार हमारे पाक फ़ौज उसकी यकीनी तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है, हमारे हुक्मरान उसके ज़िम्मेदार हैं। आपको याद होगा, बहुत सारे शहरियों को याद होगा, नौजवानों को तो शायद इसका इल्म भी ना हो, किसी ज़माने में पाकिस्तान में एक फ़ोर्स हुआ करती थी सिविल डिफेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइडिया पर यह क्रिएट हुई, सिविल डिफेंस बनी
सिविल डिफेंस को तैयार करने का या कायम करने का मकसद जो था वो यही था कि दुनिया के दीगर मुल्कों में जब कुदरती आफात आती हैं तो वो फ़ौज को तकलीफ़ देने के बजाय वो सिविल अदारे इस मकसद के लिए तैयार करते हैं जो इस किस्म की सूरत हाल में एक्ट करने, उनसे नबुर्दज़मा होने की तरबियत रखते हैं। तो वो सिविल डिफेंस का अदारा इसीलिए कायम किया गया। लेकिन फिर ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ ले आए। हमें याद है जब 1975 का सैलाब आया तो उस वक्त बहुत ही कोई ख़तरनाक हालात में शायद फ़ौज को कहीं तलब किया गया हो, लेकिन ज़्यादातर काम सिविल डिफेंस के रज़ाकारों से लिया गया। कैदियों को लाया जाता था। मुझे ख़ुद भी याद है, मैं मेरी वालदा की और वालिद की कब्र दरिया सिंध के किनारे हैदराबाद में थी और दरिया के बंद के अलावा कब्रिस्तान से पहले एक और बंद हुआ करता था लतीफ़ाबाद नंबर 11 में। तो मैं उनका नया नया इंतकाल हुआ था, चंद माह मेरे वालिद को हुए थे और साल 2 साल मेरी वालदा को हुए थे। तो मैं छोटा था लेकिन हर रोज़ तकरीबन कब्रिस्तान जाना मामूल था। फिर जब सैलाब आ गया तो वो दरिया के पहले बंद से पानी क्रॉस करके कब्रिस्तान में आ गया। और माफ़ कीजिएगा, अब वहाँ अरबाब रहीम साहब की हुकूमत में जब मैं वहाँ गया अपनी वालदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए 2-3 साल के वक्फे के बाद, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, कुछ अर्सा लाहौर भी रहा हूँ, मुल्तान भी रहा, तो मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान पर एक बड़ी शानदार कॉलोनी बन गई है। वो कॉलोनी इस वक्त जब वो सैलाब आता है उससे ख़तरे में ज़रूर होती है, लेकिन बहरहाल वो कब्रिस्तान का वहाँ नामो निशान नहीं है। जो हैदराबाद का बचाव बंद था, जो लतीफ़ाबाद नंबर 11 और फिर बाकी पूरे लतीफ़ाबाद के लिए बचाव बंद था, वहाँ वो वीक हो रहा था, वहाँ शगाफ पड़ रहे थे। तो हम वहाँ जब जाते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, हम वहाँ जाते थे और ये देखते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने हेलीकॉप्टर पर दिन में 2 दफ़ा ज़रूर वहाँ आते थे और काम का जायज़ा लेते थे। सिविल इंतज़ामिया जेलों से कैदियों को लाया करती थी, वो कैदी पत्थर लगा कर उस बंद को मजबूत करते थे। इस तरह के काम और उस तमाम काम की निगरानी या पुलिस करती थी और फिर सिविल डिफेंस करती थी। तो इसका मतलब यह है कि सिविल डिफेंस जो उस ज़माने में इसी काम के लिए तैयार की जा रही थी, तरबियत उनको दी भी जा रही थी। लेकिन फिर ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ ले आए। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में सिविल डिफेंस का नाम सुनता रहा, सुनाई देता रहा। उस वक्त कोई ऐसी बड़ी कुदरती आफत तो नहीं आई, लेकिन अक्सर 23 मार्च की सलामी में सिविल डिफेंस का दस्ता बुलाया जाता था सलामी के लिए। तो यूँ वो सिर्फ 23 मार्च तक महदूद होकर रह गया। उसके बाद जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो वो रफ्ता रफ्ता सियासत की नज़र हुआ। शायद पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी हुकूमत की अदम तवज्जुही का निशाना रहा या उनकी सियासी मखासमत का निशाना रहा। उसके बाद वो रफ्ता रफ्ता वो अदारा जो है वो तकरीबन यूँ समझिए कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। उसको खड़ा करने की भी कोशिश नहीं की गई। डिज़ास्टर मिटिगेशन का महकमा उस ज़माने में कैबिनेट डिवीज़न के अंडर हुआ करता था। सिविल डिफेंस भी कैबिनेट डिवीज़न को जवाबदेह होता था। कुछ अर्सा गो के वो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अटैच रहा ताकि तरबियत हासिल की जा सके, लेकिन बहरहाल फिर वो रफ्ता रफ्ता सिविल डिफेंस का वो जो कहते हैं ना देहांत हो गया। और फिर उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए तो उसके तमाम फंड्स कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए गए। फिर जनरल मुशर्रफ ने एक अच्छी एफ़र्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2005 के ज़लज़ले के बाद फौरी तौर पर एरा की तश्कील दी गई, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ अथॉरिटी या एजेंसी जो भी उसका नाम है। फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी NDMA। वो NDMA भी की तश्कील जो है वो रिप्लेसमेंट थी बेसिकली सिविल डिफेंस की, लेकिन वहाँ भी कोई फोर्स तैयार नहीं की गई। अब तो NDMA को खासा अरसा गुजर गया है, 10 साल 11 साल तो हमें हो गए उसको रिपोर्ट करते हुए, लेकिन NDMA ने भी कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। फंड्स अलबत्ता मिलते हैं, वो खर्च भी करते हैं, वो काम कोऑर्डिनेट करते हैं, ज़रूर जब चीज़ें करते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो पाक फ़ौज को तलब कर लिया जाता है। और आजकल के हालात में जब ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत दांत निकोसे बैठा है, वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारा दुश्मन आए रोज़ हम पर हमले भी करता है और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने पर तैयार बैठा है, इन हालात में अगर हम पाक फ़ौज के जवानों की बड़ी तादाद अगर हम इस तरफ ले आएंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से या डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सर्विस नहीं होगी। ये पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए अकाबरीन को कि एक ऐसी फ़ोर्स का क़याम ज़रूरी है जो इस किस्म की सूरत हाल में सामने आए और लोगों की मदद कर सके। रज़ाकार हो उसमें या पेड वर्कर हो,
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तरबियत याफ्ता फ़ौज होनी चाहिए। दुनिया के और मुल्कों में ऐसे मौजूद हैं। कभी कभार अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों तो फ़ौज को तलब कर लिया जाता है, जैसे कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क में फ़ौज को तलब किया गया था। इंडिया में भी बाद औक़ात फ़ौज को तलब कर लिया जाता है। लेकिन सिविलियन अदारे अपना 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 काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि सिविलियन अदारे या तो तबाही और बर्बादी का शिकार हैं, या फिर अगर वो मौजूद हैं तो अपना अपना काम वो नहीं करते। उनको उनका काम सिखाने के लिए कुछ और लोगों को शायद आना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक बुरी रवायत है। नाज़रीन, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं अपना तारुफ इब्तिदा में नहीं करा सका। एजाज़ अहमद मेरा नाम है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, AM न्यूज़, और प्रोग्राम का नाम है व्यूज़ ऑन न्यूज़। ये तो एक जुमला मोतरज़ा के तौर पर थोड़ी सी तफसील भी बात करना पड़ी, क्योंकि कराची के हालात ऐसे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और मौजू है जो हमारा असल मौजू था। गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ARY न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। अरशद शरीफ ने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, लेकिन चंद जगहों पर उनकी क्वेश्चनिंग मेरे ख़्याल में, और मैंने अरशद शरीफ साहब को अपने जज्बात भी पहुँचाए कि क्वेश्चनिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, तैयारी अगर उस हवाले से मुकम्मल होती। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार फिर ये इल्ज़ाम आयद किया है अपोजिशन पर कि वो बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान के हवाले से वही रवैया इख्तियार किए हुए जो इंडिया इख्तियार कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। इशारा उनका FATF के हवाले से कानून साज़ी की तरफ था। नाज़रीन, अब इसके हक़ाइक़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब शायद ख़ुद भी नहीं जानते, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जानते होते तो इस तरह की गुफ्तगू ना करते। इस तरह की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के लेवल की शख्सियत को करनी भी नहीं चाहिए। उसमें जो हक़ाइक़ हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे। मुझे याद है अगस्त से पहले, जुलाई के आखिर में, ईद से पहले, आपको याद होगा कि एक जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, जिसमें FATF और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक बहुत सारे कवानीन मंजूर किए गए। उस वक्त भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के बाद कवानीन, 2 कवानीन मंजूर हुए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में नाज़रीन उस वक्त भी, उस कानून में भी जो FATF के मुतालबात थे उसके हवाले से था, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत ने यह कोशिश की कि जो पॉलिटिकल फोर्स है हमारी, या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको भी इसी मामले में लपेट लिया जाए और उसको उस मनी लॉन्ड्रिंग को, जो उनके ज़िम्मे जो इल्ज़ाम है, वो दहशतगर्दी करार देकर उनको भी उसी से निपटा लिया जाए। उस मामले में उस वक्त भी ये और उस कानून में ये मौजूद है अभी भी कि जुर्माने, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जुर्माने की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 मिलियन की गई है। इसी तरह ये भी करार दिया गया कि अगर एक माह में 50 मिलियन या उससे बराबर की रकम लॉन्डर की जाएगी हवाला और हुंडी के ज़रिए, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा। पुलिस को उसमें भी इख्तियारात दिए जा रहे थे। उसमें सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को बहुत मजबूत किया जा रहा था, कि जिसमें ये तजवीज़ किया गया था कि किसी को भी उठवाया जा सकता है, 3 माह के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है, फिर 3 माह की एक्सटेंशन की जा सकती है, और इसमें अपील किसी के पास नहीं थी सिवाय वज़ीर दाखिला के। अब नाज़रीन, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो जब भी कोई मुतालबा करेगी वो कवानीन को सख्त करने की बात करेगी, लेकिन वो ऐसे कवानीन की हिमायत नहीं कर सकती जिसमें ह्यूमन राइट्स या इंसानी हुकूक जिन्हें उर्दू में कहा जाता है वो जिनसे महदूद हों, या उनसे उस कानून के ज़रिए इंसानी हुकूक को ज़ख्म पहुँचे। ये ऐसे कवानीन हैं जो दुनिया में किसी जगह भी पसंद नहीं किए जाते। FATF ने हमें डेडलाइंस दी थी, FATF ने हमसे कुछ मुतालबात किए, FATF ने कुछ कवानीन बनाने के लिए, कुछ रूल्स बनाने की बात की, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मावरा इंसानी हुकूक कवानीन बना दिए जाएँ, आइन से मुतसादिम कवानीन बना दिए जाएँ, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 10 है आइन का, वो इंसानी हुकूक से मुतालिक है। इंसानी हुकूक में पाकिस्तान सिग्नेटरी है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर का। पाकिस्तान को इंश्योर करना है ख़वातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, शहरी हुकूक, सियासी हुकूक और इंसानी हुकूक। लेकिन अगर सिविलियन हुकूमतें, जिन्हें सियासी हुकूमत होने का भी ज़ोम होता है, अगर वो इस किस्म के कवानीन तजवीज़ कर दें तो फिर पाकिस्तान की, तो पहले ही दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के दुश्मन उठाते हैं, तो उनको और ज़्यादा मौका मिलता। इसलिए अपोजिशन ने इंटरवेंशन की, एक मौके पर आकर
जब ये जॉइंट सेशन बिल्कुल सर पर आ गया तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हो गया था जुलाई में। हमने उसको रिपोर्ट भी किया था। फिर अपोजिशन ने दोबारा एक इनिशिएटिव लिया, स्पीकर कौमी असम्बली ने एक इनिशिएटिव लिया, स्पीकर हाउस में मुज़ाकरात हुए, रात भर मुज़ाकरात होते रहे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और थोड़ी सी कोशिश मुस्लिम लीग नून ने भी की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अलबत्ता ये कहा गया था कि वो इन कवानीन की हिमायत करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें बेहतरी लाई जाए। शाहिद खाकान अब्बासी खासे पुरजोश थे उन कवानीन में बेहतरी के लिए। तो फिर वो जो शिकें अभी हमने आपको बताई इंसानी हुकूक से मुतसादिम और इख्तियारात देने की, उनको निकाला गया और वो कानून जो है वो बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा के रिलेटेड भी और फिर इंसदाद दहशतगर्दी का कानून और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बनाकर आगाह कर दिया गया FATF को। वो उसकी 6 अगस्त उसकी डेट थी और 5 अगस्त को वो कानून मंजूर किया गया था, मुझे याद है वो डेट, क्योंकि फिर वो पहले सेनेट में आया, सेनेट कमेटी ने उसके फ्लॉस दूर करने के बाद फिर उसको सेनेट में मंजूर किया और यूँ वो कानून अप्रूव हो गए। उसके बाद वो जॉइंट सेशन नहीं हो सका था, मुझे याद है वो जॉइंट सेशन नहीं हो सका था क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाया गया। अब दोबारा एक कौमी असम्बली में इन्हीं कवानीन की एक्सटेंशन के तौर पर कुछ और कवानीन थे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो FIA को रिलेट करते हैं या किसी और मामले को रिलेट करते हैं। बैंकों से मुतालिक कुछ कवानीन थे, उनको दुरुस्त करने के लिए उनमें तरमीम की गई और कौमी असम्बली में वो बतौर ताकत या बतौर अक्सरियत मंजूर कर लिए गए। और उनमें ये बड़ी ख़तरनाक शिकें शामिल हैं, यानी कि पुलिस किसी को भी घर से उठा सकती है, सेक्रेटरी दाखिला को इसका इख्तियार होगा, वज़ीर दाखिला के पास ये अपील जाएगी, किसी अदालत में नहीं जाएगी, और इस तरह से सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार होगा, कानून नाफिज करने वाले अदारों को इख्तियार होगा। तो ये मामला नाज़रीन बहुत ही संजीदा मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। अपोजिशन ने यह बिल सेनेट से मंजूर नहीं होने दिया क्योंकि सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है और अब हुकूमत तैयारियां कर रही है जॉइंट सेशन की। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि जी इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पसंदीदा क्रिकेट हीरो रहे हैं इमरान खान साहब, पसंदीदा सियासतदान बदकिस्मती से नहीं हैं क्योंकि उनकी सियासी अप्रोच जो है वो बाज़ औक़ात उनसे वो कुछ कहलवा देती है जो मुनासिब नहीं होता। तो ये जो जुमले गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाए, ये भी जुमले कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को अगर ये कानून इसी सूरत में मंजूर हो गया तो ज़्यादा बात करने का मौका मिलेगा और वो फिर ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी और उंगलियां हुकूमत की जानिब उठेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरे की तश्कील, क्योंकि माशरे के तारोपोत बिखर रहे हैं, हम कहीं लिसानियत का शिकार हैं, कहीं हम लॉलेसनेस का शिकार हैं, कहीं हम माली मफादात में के असीर हैं, कहीं हम ग्रोही मफादात के असीर हैं, कहीं हम सियासी मफादात के असीर हैं। तो इन सब में हमें पाकिस्तानी माशरे को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है और ये रीबिल्डिंग उसी सूरत हो सकती है जब इंसानी हुकूक और इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आइन और कानून को बालादस्त रखा जाए और फिर वो कवानीन जो दुनिया भर में राइज हैं वो पाकिस्तान में भी बनाए जाएँ, उन कवानीन का एहतराम किया जाए। अगर पुलिस को ये इख्तियारात दे दिए जाएँ तो पाकिस्तानी पुलिस तो आए रोज़ बंदे मारती है पुलिस मुकाबलों में, आप फिर अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल हो सकती है। शख्सियात को अगर हम बहुत ज़्यादा बाख्तियार कर देते हैं तो वो ऑटोक्रेसी की तारीफ चले जाते हैं, आमरीत कायम कर देते हैं अपने अदारों में। मुल्कों में भी, पाकिस्तान में कई डिक्टेटर रहे हैं और उन्हें कौम ने बिलाखिर एहतजाज करके निकाला। जनरल मुशर्रफ उसकी मिसाल है। जनरल ज़ियाउल हक को तो एक हवाई हादसे का शिकार होकर आलम मियाँ के पास जाना पड़ा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी कानून साजी नहीं है। और बदकिस्मती यह है कि हुकूमती अकाबरीन, अली मोहम्मद खान साहब एक सुलझे हुए सियासतदान है, PTI में वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी हैं, लेकिन वो गुज़िश्ता रोज़ एक TV मुबाहिसे में मैंने उनको देखा, वो भी बिल्कुल सुनने और सोचने समझने पर तैयार नहीं थे। वो एक मुसलसल गलत इस्तदलाल दिए चले जा रहे थे और वो दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा और बहुत संजीदा रहनुमा थे, वो उनके हवाले से कुछ कह रहे थे और वो उनके मुंह पर इनकार कर रहे थे। तो ये रवैया जो है नाज़रीन, पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो ये रवैया है। वरना पाकिस्तान जिस कुदरती प्रोसेस में बना है, पाकिस्तान जिस सियासी तहरीक के नतीजे में बना है और पाकिस्तान जिस यकीन के नतीजे में बना है,
पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर हम अंदर से नुकसान ना पहुंचाएं, और अंदर से नुकसान उसको सिर्फ इसी किस्म की कानून साजी से होगा। और एक और जो बात है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पिछले चंद दहाइयों में पाकिस्तान ने मुराजियत की है मॉडर्निटी से रिजिडिटी की जानिब, यानी कि इत्दाल पसंदी से इंतहा पसंदी की जानिब। अब हमारे माशरती सतह पर हमारे रवैयों में एक इंतहा पसंदाना सोच आती जा रही है। हम जब रिएक्शन करते हैं तो माँ बहन की गाली से कम पर बात नहीं करते। तो ये रवैया और फिर उसके साथ ये कानून साजी अगर ये होगी तो दुनिया अक़वाम आलम में या कम्युनिटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान का मकाम बुलंद नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का वक़ार मुतासिर होगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। इसी से गुरेज करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बहुत वक्त लिया आज भी आपका, बदकिस्मती से। कोशिश करूँगा कि ज़रा आइंदा छोटी वीडियो बनाई जाए, लेकिन ये दरख्वास्त आखिर में कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।